तरबियत, तहजीब, सियासत और सकाफत, हम दिखाते हैं सारी मनाजिर। हमारी खास पेशकश मंजरनामा, रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। आर्थिक सुधारों पर कैबिनेट की हरी झंडी। बीमा क्षेत्र में 49% एफडीआई को मंजूरी। पेंशन बिल पर भी मंत्रिमंडल ने लगाई मोहर। सोनिया के भाषण में दम नहीं, मोदी का मैडम पर पलटवार, बोले राजकोट में भी हारेगी कांग्रेस। आतंकी दहशत के बीच आज से 2 दिवसीय कश्मीर दौरे पर राहुल गांधी। बड़े उद्योगपतियों का दल भी साथ, सरपंचों से भी होगी मुलाकात। टल सकता है पीएम का पाकिस्तान दौरा। जरदारी के कश्मीर पर दिए गए बयान से नाराज हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। और हरियाणा में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल। 24 घंटे में रेप की 3 वारदातें, महीने भर में बलात्कार की 10 वारदातें। करीब 20 दिन पहले जब सरकार ने खुदरा क्षेत्र में एफडीआई को मंजूरी दी तो बाजार ने तो इस फैसले को हाथों हाथ लिया, लेकिन सियासी गलियारे में इससे हड़कंप मच गया। यहां तक कि सरकार की अहम सहयोगी ममता बनर्जी ने उससे अपना नाता ही तोड़ दिया। तब ऐसा लगा था कि शायद सरकार अपने फैसले पर झुक जाएगी, लेकिन 1993 में वित्त मंत्री के तौर पर देश के आर्थिक तरक्की के दरवाजे खोलने वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बड़ी धीमी आवाज में ही सही, लेकिन इस फैसले पर सरकार के अड़ने के संकेत दिए। और अब सरकार एक बार फिर आर्थिक सुधारों की दिशा में बड़ा फैसला ले चुकी है। नमस्कार, मैं हूं राम मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। और न्यूज लाइन में आज हम सबसे पहले बात कर रहे हैं मनमोहन के बाजार की। आर्थिक सुधारों के तहत केंद्र सरकार ने एक और कदम बढ़ा दिया है। विपक्ष के आरोप को अनदेखा करते हुए कैबिनेट ने बीमा क्षेत्र में एफडीआई 26% से बढ़ाकर 49% कर दिया है। कंपनी संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा पेंशन सेक्टर में भी एफडीआई को मंजूरी दे दी है। आलोचनाओं और विरोध से बेपरवाह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई में यूपीए सरकार की आर्थिक सुधारों की रेल बेधड़क दौड़ रही है। खुदरा कारोबार में विदेशी निवेश को मंजूरी और डीजल के दाम बढ़ाने और एलपीजी पर दी जा रही सब्सिडी को सीमित करने के करीब 20 दिनों के बाद केंद्रीय कैबिनेट ने दूसरे दौर के आर्थिक सुधारों को मंजूरी दे दी। इनमें पेंशन में एफडीआई को हरी झंडी दिखा दी गई और बीमा क्षेत्र में एफडीआई के दायरे को बढ़ाने जैसे अहम फैसले लिए गए। हम लोगों का समर्थन है और हम लोगों का ऐसा मानना है कि एफडीआई के आने से इन दोनों क्षेत्रों में उसका लाभ मिलेगा। और जिस तरह से एफडीआई रिटेल में अगर आएगा तो उससे जो है उपभोक्ता को तो उसका लाभ मिलेगा ही, उसके साथ साथ किसानों को मिलेगा। उसी तरह पेंशन में और लाइफ इंश्योरेंस में, इसमें भी जो है उससे फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बीमा क्षेत्र में एफडीआई के दायरे को बढ़ाने का फैसला लिया। कैबिनेट ने एफडीआई की सीमा को 26 से बढ़ाकर 49% कर दिया है। कैबिनेट ने पेंशन क्षेत्र में भी 26% एफडीआई की अनुमति दे दी है। कैबिनेट ने आर्थिक सुधारों की रफ्तार बरकरार रखते हुए कंपनी संशोधन बिल को भी मंजूरी दे दी। इस दौरान कंपनी सुधार बिल को भी हरी झंडी दिखा दी गई और कैबिनेट ने पेंशन सुधार बिल पर भी हामी भरी। हालांकि अब इसके बाद इस बिल को संसद में पास कराना जरूरी हो। भले सरकार इसे आर्थिक सुधारों की दिशा में बढ़ाया गया कदम करार दे,
लेकिन सरकार से एफडीआई के मुद्दे पर ही अलग हुई टीएमसी ने इन फैसलों का विरोध करने का फैसला लिया है। कैबिनेट में इंश्योरेंस में और पेंशन में एफडीआई आएगी। मैं मानता हूं कि कोई क्षेत्र नहीं बचा है जिसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं होगा। अभी जिनमें नहीं है वहां भी होगा। तो जो हालात आज बाजार ने बनाए हैं पिछले 21 वर्ष में, उसका अब वो फुल स्विंग पे आ गया है। इसलिए देश की जनता को फुल स्विंग पे लाए बगैर कोई रास्ता नहीं है देश को बचाने का। सरकार ने दूसरी खेप के आर्थिक सुधारों को हरी झंडी दिखाकर ये साफ कर दिया है कि वो सियासी दबाव में झुकने की बजाय विकास दर बढ़ाने के एक सूत्री कार्यक्रम पर ही काम करेगी। हालांकि आम आदमी इन बाजार सुधार कार्यक्रमों से कितनी सहमत होता है और विरोधी दल इसके खिलाफ अपनी आवाज को कितना बुलंद कर पाते हैं, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। तो ये मनमोहन का बाजार है, ये क्या कहता है, हम इसकी चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बेहद खास पैनल इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ सुरजीत दास गुप्ता जी मौजूद हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं। फजल इमाम मलिक साहब मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीति को बेहतर समझते हैं, बाजार को तो बेहतर समझते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ अहमद सईद मलियाबादी साहब है, राज्यसभा सांसद हैं। हमारे साथ विपिन धुलिया जी, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर और 7 RCR पर जो पढ़ रहे हैं इस वक्त कौशलेंद्र कुमार, हमारे संवाददाता 7 RCR से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, हम सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। क्या मुहर लगाई है आज, क्या बातचीत हुई इस बैठक के दौरान? हुई उसमें ये जो बैठक हुई इसमें इंश्योरेंस और पेंशन से रिलेटेड मामले को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इंश्योरेंस में जहां पे 49% के लिए कैप को मान लिया गया है, वहीं पेंशन में 26% को मान लिया गया है। इसके साथ साथ जो सबसे खास बात है उसमें कंपनी बिल को भी मंजूरी दे दी गई है। तो इस मामले को देखें तो कैबिनेट ने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म का जो दूसरा स्टेप है उसको पूरी तरह से प्रधानमंत्री ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि अब चाहे जो कुछ भी हो लेकिन वो आर्थिक सुधार जारी रखेंगे। बिल्कुल, इसी सवाल के साथ हम पार्लियामेंट में से पास करवाना बहुत ही मुश्किल होगा। क्या समझा जाए कि सरकार मजबूत कदम बढ़ा रही है आर्थिक सुधारों की तरफ? जी, मजबूत के साथ साथ मजबूर कदम भी उठा रही है जी, क्योंकि आप ये देखिए कि रिफॉर्म जिसे कहा जाता है, सुधार जी, 1991 से ये सिलसिला शुरू हुआ है। उस जमाने में भी ये कदम उठाए गए मजबूरी में, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ और इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते के पैसे बाकी थे। ऐसी हालत में रिफॉर्म्स का पहला दौर शुरू हुआ। हमेशा ये देखा जाता है कि जब अर्थनैतिक स्थिति दयनीय हो जाती है, हाय तौबा मच जाती है, तब अचानक जो है एफडीआई का द्वार खोलना पड़ता है। तो ये नीति सही नहीं है। या तो आप बने रहिए उस नीति पर कि एफडीआई सही है, और अगर आप इसको गलत मानते हैं तो इसको आप गलत मानते हुए चलिए। आप वेलफेयर स्टेट बना रहे हैं, मनरेगा जैसे स्कीम आप चला रहे हैं, चलाते चलाते जब आपकी तिजोरी खाली हो जाती है तो अचानक आप विदेशियों की मदद मांगने लगते हैं कि अब हमारे पास तो कोष में और धन रहा नहीं, तो आप कुछ हमारी मदद कर दीजिए। और वो जब मदद करेंगे तो अपनी शर्तों पे करेंगे, हमारी शर्तों पे नहीं करेंगे। ये बहुत गहरे चिंता का विषय है। इस पर सिर्फ सरकार को ही नहीं बल्कि विपक्ष को भी गहरा चिंतन मनन करना चाहिए कि उनकी कंसिस्टेंट पॉलिसी क्या होनी चाहिए। क्या एफडीआई सही है या गलत है? सही है तो हमेशा रहे, गलत है तो कभी ना रहे। बिल्कुल, लेकिन आज जो फैसला लिया गया, जरा हम इसके बारे में समझना चाहेंगे। 26 से 49% बीमा के क्षेत्र में एफडीआई कर दिया गया है, कितना फर्क पड़ेगा इससे? जी, इसमें बात यह है कि जिस वक्त इसे 26% कहा गया था कि 26% किया जाएगा, कई साल पहले की बात है, उस समय कहा जाता था कि आप लोग क्यों इतना हाहाकार मचा रहे हैं, बस 26% है। 26% लगाने वाले के पास कंपनी के निर्णय लेने की शक्ति नहीं होती है, क्षमता नहीं होती है। तो उन्होंने कहा कि जो निर्णय लेने का जो अधिकार है वो तो जो भारतीय पार्टनर होगा उसी के पास रहेगा, आप क्यों चिंता करते हैं। लेकिन
जो जानते हैं कि यह बाजार जो है ये किस तरफ आगे बढ़ता है, उनको ये अंदेशा तभी था कि कभी ना कभी ये परसेंटेज बढ़ाया जाएगा, जो कि अब बढ़ाया गया। आगे चलकर जैसे ही अब बस 2% का फर्क रह गया, जैसे ही 51% हो जाएगा, उसके बाद निर्णय लेने के अधिकार विदेशियों के पास चले जाएंगे। तो ये भी एक चिंता का विषय है, लेकिन इसके लिए भी हम इसको मना नहीं करते, क्योंकि अभी स्थिति ही ऐसी आ गई है, जैसा कि मैंने कहा कि आर्थिक कोष, हमारा कोष जो है वो खाली हो गया है। और खाली इसलिए हो गया क्योंकि बहुत सारे पॉपुलिस्ट मेजर लिए गए। हाँ, पॉपुलिस्ट मेजर लेने के लिए आपके पास जो धन होने चाहिए, वो फंड कहां से आएंगे, इसकी कोई तैयारी नहीं थी। और अगर आप रिजर्व बैंक के आंकड़े देखेंगे तो जितना भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो ज्यादातर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने दिए हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर ने नहीं दिए जी। इस वजह से ये जो पैसे हैं वो कभी भी हमारे कोष से गायब हो सकते हैं। तो सरकार को ये आशा है कि अगर एफडीआई के तहत और धन आए तो ये तुरंत ये विदेशी जो है ये धन वापस नहीं ले पाएंगे, तो काफी देर तक भारत में ये धन रहेगा। इसलिए इस मजबूरी के तहत थोड़ा बहुत फायदा इकोनॉमी पर भी मिलेगा हमें। अहमद सईद मलियाबादी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मलियाबादी साहब, हम आपके पास आ रहे हैं और ये जानना चाहते हैं, दरअसल ये जो कदम उठाए जा रहे हैं, हमारे साथ सुरजीत जी मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि मजबूरी में ये कदम चूंकि उठाए जा रहे हैं। अब सवाल यहां पर यह खड़ा हुआ है कि ये कदम तो उठा लिए गए, लेकिन क्या इससे वाकई आम जनता को फायदा मिलेगा? देखिए, बात इसमें यह है कि यूपीए 1 जो गवर्नमेंट थी वो उसको चला रहे थे लेफ्ट फ्रंट की मदद से जी। और जब लेफ्ट फ्रंट की मदद से यूपीए 1 गवर्नमेंट चल रही थी तो उसके लिए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी था जिसके तहत यह गवर्नमेंट चलती थी जी। अच्छा, उस पर लेफ्ट फ्रंट का सिर्फ सपोर्ट नहीं था बल्कि लेफ्ट फ्रंट का कंट्रोल भी था गवर्नमेंट के ऊपर। अब वो कंट्रोल ये यूपीए 2 में बाकी नहीं रहा जी, क्योंकि वो 2008 में उन लोगों ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया था। आज जो ये सारे मसले उठ रहे हैं जिसके ऊपर अभी इस वक्त बातचीत हो रही है और अभी जो रोशनी डाली गई है जी, मैं समझता हूं कि वो बात बिल्कुल सही है। इसलिए कि गैर मुल्की सरमाएदारों को अपने मुल्क में दाखिल करने की जो अब हमने दरवाजा खोला है, तो ये उसी तरह की बात है जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले हमारे मुल्क में दाखिल हुए थे और आए थे वो यहाँ कारोबार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, और बाद में यहाँ के मालिक बन के बैठ गए और हमको गुलाम बना लिया। अब गुलामी की शक्लें वो तो रही नहीं है जो पहले जमाने में थी, जो 200 बरस पुरानी थी बात थी, लेकिन अब आजकल इक्तिसादी और इकोनॉमिक गुलामी का दायरा जो है खुल गया है। लिहाजा ये एफडीआई हो या इंश्योरेंस पॉलिसी हो या जो भी हो, इसके अंदर में हुकूमत जो भी कदम उठा रही है उसमें एक सबसे बड़ी कमजोरी जो है वो ये है कि इसमें पार्लियामेंट से मंजूरी, इस पर कोई बहस नहीं हुई है, पार्लियामेंट से मंजूरी हासिल नहीं की गई है। अगर इसके ऊपर वहां बहस होती तो इसमें सबको मौका मिलता अपनी बात कहने का, सुनने का। अब ये अचानक ये हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि वो ये एफडीआई के जरिए और दूसरे जो इक़दाम हैं जो रिफॉर्म के नाम पर उठाए जा रहे हैं, अब इससे रिफॉर्म क्या होगा ये तो इसमें बहुत से अंदेशे हैं, क्योंकि बिल्कुल बहुत से अंदेशे हैं कि क्या इससे कोई सुधार होगा भी या फिर उसी पुराने ढर्रे पर अर्थव्यवस्था चलती रहेगी जो चल रही है। हमारे साथ विपिन धुलिया जी भी मौजूद हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। विपिन जी, सवाल इसी बात का है कि अभी सिर्फ कैबिनेट ने मंजूरी दी है, संसद में कितनी मुश्किलें हो सकती हैं पास कराने में? देखिए, खासतौर पर इंश्योरेंस सेक्टर और पेंशन की बात करें आप, इसमें विदेशी निवेश की बात है, तो इस पर भारतीय जनता पार्टी को कभी विरोध नहीं रहा है। इसमें सिर्फ बात इतनी सी हुई है कि जो 26% था वो बढ़ाकर 49% कर दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर विरोध है तो टाइमिंग को लेकर विरोध है। उनका कहना है कि सरकार संकट में है, कभी भी चुनाव हो सकते हैं, तो सरकार को इस तरह के फैसले नहीं लेने चाहिए थे। हाँ, जहां एफडीआई का जो रिटेल सेक्टर में एफडीआई का मामला है उसमें पार्टियों का विरोध है, और पेंशन और जो ये इंश्योरेंस में जो एफडीआई की जो बात थी, ममता बनर्जी लगातार इसका विरोध कर रही थी और उनके विरोध की वजह से ये अब तक जो है लटका हुआ था। लेकिन अब एक चीज मैं साफ कर दूं आपको कि सरकार ये मान चुकी है कि उसका अगला इलेक्शन अगर वो लड़ेगी तो आर्थिक एजेंडे पर लड़ेगी, आर्थिक मुद्दों पर लड़ेगी, और वो इस तरह से उन आर्थिक एजेंडे को अपना लागू करेगी कि हम देश के विकास के लिए क्यों जरूरी था विदेशी निवेश,
और इन तमाम इश्यूज पे वो चाहती है कि इन पर बहस हो, इन पर उसके पक्ष में भी लोग मिल सकते हैं, उसके विपक्ष में भी लोग मिल सकते हैं। लेकिन जहां तक घोटालों की बात थी, जिस पर सरकार घिरी हुई थी, वो 2G स्पेक्ट्रम हो, वो उसके बाद जो है आदर्श सोसाइटी घोटाला हो, कॉमनवेल्थ घोटाला हो, या फिर कोल गेट हो, तो इस पर सरकार फंसी हुई थी। सरकार ये नहीं चाहती थी कि इन जो बहुत ही उसके लिए खतरनाक अलोकप्रिय मुद्दे थे, उसको लेकर वो जो है जनता के बीच जाए। तो सरकार इसमें कामयाब हुई है कि नहीं हुई है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आर्थिक एजेंडे पर सरकार अगला चुनाव लड़ना चाहती है और लोगों को बताना चाहती है कि आर्थिक सुधार देश के विकास के लिए कितने जरूरी हैं। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे साफ कर दूं कि जिन बीमा कंपनियों को इस देश में निवेश की छूट मिल रही है, वो पहले अमेरिका में उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है और दिवालिया सी हो गई थी अमेरिका की जब मंदी का दौर चल रहा था। तो वो इस देश को कैसे संकट से उबारेंगी, ये बड़ी सोचने की बात है। और ये सोचना पड़ेगा सरकार को कि किन किन क्षेत्रों में विदेशी निवेश करने की जरूरत है, किन क्षेत्रों में विदेशी निवेश की जरूरत नहीं है। और एक चीज साफ है कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में अगर हमारे पूंजीपति तमाम विदेशों में अगर निवेश कर रहे हैं, तो आप जो है रोक नहीं सकते विदेशी निवेश को हिंदुस्तान में आने से। तो हिंदुस्तान में जरूर है कि किन किन सरकार को ये देखना पड़ेगा कि हम किन किन क्षेत्रों में विदेशी निवेश पर। बिल्कुल विपिन जी, एक आपने बहुत बुनियादी सवाल उठाया और उसी सवाल के साथ हम फजल इमाम मलिक साहब के पास चल रहे हैं। फजल साहब, सवाल इस बात का है कि हमारे पास रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी है, टाटा जैसा हमारे पास बड़ा ग्रुप है, ये लोग अपना पैसा भारत में तो लगाते नहीं है, विदेश में जाके अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहां से फायदा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम अवसर अच्छे नहीं दे पा रहे हैं या फिर इन्हें विश्वास नहीं दिला पा रहे हैं कि आप हमारे यहां निवेश कीजिए? राम, देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि बशीर अहमद मयूख ने आज से 25-30 साल पहले दिल्ली को लेके एक बहुत अच्छी पंक्ति कही थी जी, कि भूख का शोर जो नहीं सुनते, कुछ ऐसे भी कान है यारो, और अपनी दिल्ली में गूंगे बहरों का एक ऐसा मकान है यारो। तो आज संसद में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे सारी राजनीतिक पार्टियां, धुलिया जी ने सही कहा कि बहुत सारे मामले में भारतीय जनता पार्टी भी उन विदेशी निवेशों के समर्थक, और पिछली बार जब हम लोग सुजीत वगैरह यहाँ बैठे थे तो इस पर चर्चा भी हुई थी कि इसी FDI पर पिछली एनडीए सरकार भी लगभग राजी थी। तो राजनीतिक पार्टियों का चरित्र बहुत सामने है, हम लोग उनके सामने भी कई तरह के संकट है। लेकिन जिस रिफॉर्म की बात आप कर रहे हैं, वो रिफॉर्म किसके लिए है, कौन लोग, किन लोगों के लिए? आप देखिए, ग्वालियर से कल सत्याग्रहियों का करीब 50,000 का काफिला भूमिहीन लोगों का दिल्ली कूच कर रहा है, जिनके पास जमीन नहीं है, रहने को जगह नहीं है, और वो लोग दिल्ली आ रहे हैं और आपके 2 मंत्री वहां जाते हैं, उन्हें ये भरोसा नहीं दे पाते हैं कि आपको 1 गज जमीन भी रहने के लिए मयस्सर करवाया जाएगा। और ऐसे में आप कहते हैं कि हम आर्थिक सुधार ला रहे हैं। धुलिया जी ने ठीक कहा कि चुनाव लड़ने की वो सारी चुनाव की तैयारी है, आर्थिक सुधारों को लेकर ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जाहिर है, लेकिन ये बात साफ है कि आप चुनाव जब होगा तो जो मुद्दे हैं, कोलगेट के मुद्दे हैं, दूसरे मुद्दे हैं, वो मुद्दे इन सब पे हावी रहेंगे, क्योंकि लोगों का, आम लोग हैं जो भूखे हैं, जो नंगे हैं, उनके लिए मुख्य चीज़ है रोटी, और वो रोटी अभी महंगी हो गई। भ्रष्टाचार का मुद्दा है। आपने जो सवाल किया था कि टाटा है या रिलायंस जैसी कंपनियां हैं, उन कंपनियों को बाहर पैसा लगाना शायद ज्यादा मुनाफे का लग रहा है, इसलिए वो बाहर जा रही हैं। और बाहर वाली कंपनी को, चूंकि अब जैसे वॉलमार्ट कंपनी कई जगह फेल हो गई, धुलिया साहब ने कई बीमा कंपनियों का नाम दिया कि वो बीमा कंपनियां दूसरी जगह विदेशों में नाकाम रही हैं और वो अब यहाँ आ रही हैं। मुझे अब एक फिल्म आने वाली है, देखिए, अभी इंग्लिश फिल्म है, उसमें श्रीदेवी का एक डायलॉग वो संवाद बोलती हैं जी, उसमें वो कहती हैं कि द इंडिया बोलती हैं, तो वो पूछता है कि द इंडिया नहीं, इंडिया, तो वो जवाब देती हैं कि द USA हो सकता है, तो द इंडिया क्यों नहीं? तो द USA ने इंडिया पे जो दबाव बना है, वो ये FDI इसकी एक बड़ी वजह है। बिल्कुल, FDI उसकी एक बड़ी वजह है। वापस सुरजीत जी आपके पास आ रहे हैं और सवाल इसी बात का है कि रिटेल में बीजेपी विरोध करती है, लेकिन जो 26% आज जिस बात पर कैबिनेट ने फैसला लिया है, इस पर बीजेपी का भी समर्थन हासिल उस वक्त था, और अब जब 49% किया गया है, तो क्या बीजेपी का रुख इस पर रह सकता है? क्योंकि बीजेपी इसका या तो समर्थन करे या विरोध करे, लेकिन उसके सामने चुनौतियां कई है। यहां निर्भर सारी बातें इस बात पर है कि कौन से लोग, किस तबके के लोग किस निर्णय के साथ जुड़े हुए हैं। जैसा कि थोड़ा अपमानजनक तरीके से ही सही, लेकिन भाजपा को बनिया पार्टी के नाम से जाना जाता है जी। तो जब FDI रिटेल सेक्टर में आएगा, तो इनका जो कोर समर्थक का जो ग्रुप है भाजपा का, जो कि खुदरा व्यापारी हैं, छोटे मोटे व्यापारी हैं, मध्यम दर्जे के व्यापारी है,
और किसानों और उपभोक्ताओं के बीच के बिचौलिए हैं। तो इन पर असर पड़ेगा, इस बात का उनको अंदेशा है। असर पड़ेगा या नहीं, ये अर्थनीति के क्षेत्र पर इस पर बहस चल रही है। कुछ लोगों का कहना है कि सिर्फ इनका बड़े रिटेलर जो पहले से मौजूद हैं उनके साथ प्रतिस्पर्धा होगी, बाकी छोटे खुदरा व्यापारियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। लेकिन प्रतिस्पर्धा होगी इस अंदेशे से जो लोग घबराए हुए हैं वो भाजपा के कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आते हैं। लेकिन जहां तक इंश्योरेंस सेक्टर का सवाल है, वहां पर ऐसे लोग नहीं है जिसको भाजपा समझती है कि ये हमारी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो इसलिए वहां पर एफडीआई लाने से भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो कहती है कि ठीक है लाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल इसमें बड़ा हो जाता है। हमारे साथ मलियाबादी साहब भी हैं। मलियाबादी साहब, एक सवाल यहां पर यह खड़ा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी या तो ये कहे कि कहीं भी हम एफडीआई पसंद नहीं करते, या फिर अगर बीमा में पसंद करते हैं, हम रिटेल में पसंद नहीं करते, कहीं ना कहीं दिक्कत नहीं हो सकती क्या? देखिए, ये फैसला तो खुद बीजेपी को करना है जी, क्योंकि ये उनकी पार्टी का सवाल है कि वो क्या तय करते हैं। अगर वो ये तय करते हैं कि ये जो कुछ भी अभी यूपीए गवर्नमेंट फैसले कर रही है इसको उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, तो आने वाले इलेक्शन में उनको इसकी जवाबदेही करना होगी हुकूमत के साथ साथ। लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि उन्हें इसकी मुखालफत करना चाहिए, तो जो हवा बनेगी इलेक्शन के वक्त में, इसमें सबसे बड़ा जो मसला सामने आएगा वो ये आएगा कि जो रिफॉर्म हो रहे हैं, जो रिफॉर्म के नाम पर ये बातें उठाई जा रही हैं, क्या एक साल के अंदर में उसका नतीजा लोगों के सामने आ सकेगा? अगर मान लीजिए इसमें कोई फायदा भी है तो ये इतनी जल्दी लोगों तक उसका फायदा नहीं पहुंच सकेगा। तो ये जो कुछ इन्होंने एडवेंचर शुरू किया है, एक मुहिम शुरू की है यूपीए गवर्नमेंट ने, ये मैं समझता हूं कि कोई बहुत दानिशमंदाना फैसला नहीं है। इसलिए कि अगर इसको इलेक्शन का मौजू बनाना चाहते हैं तो आप तो खाली खोखले नारों के सारे लोगों के सामने जाएं कि साहब हमने ये किया है और आपके यहाँ बाहर आ जाएगी और आपके यहाँ गरीबी दूर हो जाएगी और आपको फायदा हो जाएगा। गरीबी क्या दूर होगी? यहाँ तो महंगाई इस हद को पहुंच चुकी है कि जो कहते हैं कि कीमतें आसमान से भी कुछ ऊपर अब जा रही हैं। तो अब लोग तो इतने परेशान हो गए हैं कि आप उसको इन नारों से बहला नहीं सकते। तो अगर इसको इलेक्शन इस बुनियाद पर लड़ना है तो मैं समझता हूं कि कोई दानिशमंदाना फैसला नहीं है जो यूपीए गवर्नमेंट कर रही है। बिल्कुल। और आपने जिस महंगाई की बात की है, गैस का सिलेंडर ब्लैक में 1400 रुपए का हो गया है मार्केट में। और सवाल चूंकि अब एफडीआई से जुड़ा हुआ है, कौशलेंद्र को जरा जोड़ने की कोशिश करते हैं। कौशलेंद्र, सवाल इस बात को लेकर है कि संख्या बल अगर हम संसद में देखें तो वहां पर दिक्कत हो सकती है इन फैसलों को जब बिल के रूप में पारित कराया जाएगा, क्योंकि टीएमसी अलग हो चुकी है, डीएमके इस मसले पर आंखें तरेर रही है। क्या आप 7 आरसीआर से भांप सकते हैं? क्या अब सरकार किस जुगत में लगी है? कहीं पर और जोड़ घटाव कर रही है क्या? जी, एक्चुअली अगर ये आप देखें कि सरकार वो नंबर कैसे पूरा करेगी, तो उनके लिए बस एक मुलायम सिंह यादव और मायावती का साथ है। अभी अगर लोकसभा की बात करें तो उनके पास सिर्फ 256 मेंबर्स हैं, तो बाकी के जो मेंबर्स चाहिए वो समाजवादी पार्टी पूरा कर सकती है। लेकिन समाजवादी पार्टी का रवैया इस पूरे मामले में बहुत ढुलमुल रहा है। समाजवादी पार्टी कब कौन सा स्टेप लेगी ये कहना बहुत ही मुश्किल है गवर्नमेंट के लिए भी। मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट ये चाह रही है कि वो एक मैसेज दे सके जनता को कि वो कुछ करना चाहती है, और चूंकि भ्रष्टाचार से इस तरह से घिरी हुई है गवर्नमेंट, तो और प्राइम मिनिस्टर को भी अपनी इमेज बचानी है, तो प्राइम मिनिस्टर ऐसा चाहते हैं कि वो जाते जाते एक ऐसा मैसेज दे जाए ताकि वो ये साबित कर सके कि वो आर्थिक सुधार के लिए प्रतिबद्ध थे। लेकिन आप संख्या की बात देखें तो राज्यसभा में सरकार को बहुमत नहीं है, कांग्रेस को बहुमत नहीं है, इवन लोकसभा में स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर मुलायम सिंह कहीं जाते हैं तो ये बहुत मुश्किल होगा गवर्नमेंट के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार बस एक मैसेज देना चाहती है, सरकार अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करना चाहती है कि वो आर्थिक सुधार चाहती है, और इसके लिए मुझे लगता है कि सरकार इस पूरे विधेयक को पारित करवा पाएगी संसद में, मुझे ऐसा नहीं लगता है। बिल्कुल। और हमारे साथ विपिन धुलिया जी भी हैं। विपिन जी, सवाल इसी बात को लेकर खड़ा हुआ है, जैसा कौशलेंद्र ने कहा कि सरकार एक मैसेज देना चाहती है, क्या इसके बाद कुछ संभावनाएं ऐसी आपको नजर आती हैं कि कोई दिक्कत सरकार के लिए है? देखिए, सरकार जो है उस दौर पे, उस मोड़ पर पहुंच चुकी है कि या तो जो है घोटालों के साथ वो जनता के बीच जाए, या फिर वो कुछ ऐसे आर्थिक कदम उठाए कि जो जनता के बीच चर्चा में हो और जनता जिन पर अपना वोट दे, ये सरकार सोचती है, कांग्रेस सोचती है। लेकिन मगर इंश्योरेंस सेक्टर पर वापस आऊं तो आपको मैं बताऊं कि मेरे ख्याल से 55-56 में LIC का गठन हुआ था,
और 71 में जब मिसेस गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था तो LIC का भी राष्ट्रीयकरण हो गया था। और स्टेट बैंक और LIC तो ऐसे सेक्टर थे, ऐसे आपके इंस्टीट्यूशंस थे कि जो कि गांव-गांव तक पहुंचे थे। और स्टेट बैंक आज भी हिंदुस्तान के अगर जिन गांवों में है, जिन गांव-गांव तक पहुंचा हुआ है, बाकी आप अगर देखेंगे कि जो बाकी बैंक्स हैं वो वहां नहीं पहुंच पाए हैं। यहां तक कि LIC जो है, जो गांव-गांव में जो बीजों का बीमा करना, फसलों का इंश्योरेंस करना और तमाम जो है छोटी बड़ी चीजों का इंश्योरेंस करना, जो वेलफेयर स्टेट के लिए जरूरी होते हैं कि इस तरह के उसके पास इंस्टीट्यूशंस हों, तो उनको ध्वस्त करते हुए ये जो आर्थिक नीतियों के चलते जो विदेशी एजेंसी को ला रही हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जहां वेलफेयर करने की बात होगी, लोगों को जो है आगे लोगों को कुछ सुरक्षा देने की बात आएगी, वहां ये कंपनियां कुछ नहीं कर पाएंगी। ये कंपनियां वहीं तक सीमित रहेंगी जहां तक इनको मुनाफा होगा, और वो मुनाफा भी आपकी देश की कंपनियां नहीं है, वो मुनाफा भी विदेशों में जाएगा। तो कुल मिला के विदेशी निवेश का पूरे अगर आप चरित्र को, उस ढांचे को समझेंगे, तो वो कोई इस देश की उस जनता के फायदे में बिल्कुल भी नहीं है जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे जी रही है। उसको कुछ स्टेट से ये चाहिए कि स्टेट कुछ उनके आगे बढ़ाने के लिए कुछ आगे बढ़े, लेकिन खाली जो है आप एक तरह जो है विकास दर को बढ़ाने की कोशिश करें, आप कहें कि ग्रोथ रेट इतनी बढ़ गई है, आप कुछ आंकड़े अच्छे करने के, बेहतर करने के लिए तमाम कदम उठाएं, और आप भूल जाएं कि 60% लोग इस देश के अंदर पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। आप कभी अमेरिका का उदाहरण दे देते हैं, कभी आप बेल्जियम का उदाहरण देते हैं कई चीजों पर, तो इस तरह से कि वहां पे तो ये थोड़ा सा सरकार को सोचना पड़ेगा। लेकिन ये सच है कि ये सरकार इस वक्त जो है, अब इसमें अगर आप गणित देखेंगे और पॉलिटिकल पार्टीज अपने हिसाब से जिस तरह से वो स्टैंड ले रही हैं, मुलायम सिंह सरकार यादव की पार्टी ने आज साफ कहा है कि अगर FDI पर, इन मुद्दों पर अगर कोई वोटिंग होगी तो सरकार के खिलाफ वोट करेगी। इसी तरह से DMK का स्टैंड है, इसी तरह से TMC का स्टैंड तो बहुत क्लियर है कि वो सरकार के खिलाफ खड़ी होगी, देश के कोने कोने में जाकर वो मोबिलाइज करेंगे लोगों को। और ममता बनर्जी ने जिस तरह से पश्चिम बंगाल में एक वामपंथी पार्टी के खिलाफ जिस तरह से लोगों को लामबंद किया, तो ममता बनर्जी में वो कुवत है कि देश के कोने कोने में जाकर वो एक लोगों को मोबिलाइज कर सकती हैं। तो कुल मिलाकर हालत ये है राजनीतिक देश की। लेकिन इसमें ये देखना ये होगा कि सरकार के जो रणनीतिकार हैं, जो बड़े, जो कांग्रेस के रणनीतिकार हैं या यूपीए के रणनीतिकार हैं, वो उन्होंने इससे पहले कितनी तैयारी की है ये डिसीजन लेने से पहले कि वो किस तरह से बहुमत अपने लोकसभा में जुटा पाएंगे। लेकिन तो जिस तरीके से बातचीत हो रही है और जो बयान आ रहे हैं, लगता तो यही है कि तैयारी बहुत तगड़ी है। सुरजीत जी, एक बड़ा सवाल, सरकार कहती है कि तकरीबन 1 करोड़ नई नौकरियां निकलेंगी, क्या इसकी संभावना नजर आती है? जी, नई नौकरियां तो निकलेंगी, क्योंकि नई नौकरियों का जहां तक सवाल है, ये ज्यादा तो FDI जो रिटेल सेक्टर में आने वाला है उससे ये बात जुड़ी हुई है। क्योंकि FDI आने पर जो सबसे बड़ा आप बदलाव देख सकते हैं खुदरा व्यापार के क्षेत्र में, वो ये कि किसान और उपभोक्ता के बीच में तकरीबन 7 अलग अलग स्तर के जो बिचौलिए हैं उनको हटा दिया जाएगा, और ये जो बड़े रिटेल वाले हैं ये सीधे जाएंगे किसानों के पास उनकी उपज, उनकी पैदावार खरीदने के लिए, और वो सीधा अपनी दुकानों पर कोल्ड ट्रांसपोर्ट के जरिए सामान लाकर उसे उपभोक्ता को बेच देंगे। तो इससे, जैसे मैंने पिछली बार आपको कहा था कि कहीं पर इतनी विषमताएं हैं, कहीं कहीं जैसे हम लोग जिस अरहर दाल के लिए 120 रुपए प्रति किलो देते हैं, उसके लिए बेचारे किसान को सिर्फ 15 रुपए किलो मिलता है। तो इसमें ये जरूर हो सकता है कि ये बड़े रिटेल वाले उनको 15 के बजाय 20 रुपए दे दे और हमें 120 में बेचने के बजाय 100 में दे दे। इस बीच क्या होगा कि ये जो बिचौलिए जो हट गए, बिचौलिए अगर हट जाते हैं तो जो कोल्ड स्टोर मैनेजमेंट के लिए लोग चाहिए, एक तो उसके लिए चाहिए, फिर सामान किसानों से खरीदने के बाद उसको सॉर्टिंग किया जाता है कि इसमें से कौन सा बेचने लायक है, कौन सा बेचने लायक नहीं है, कौन सा तुरंत बेचा जाए और किसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा है। तो इन चीजों के लिए फिर लोग रखने पड़ेंगे। जो रिटेल स्टोर हैं, जहां आप देखेंगे कि हमारे अड़ोस पड़ोस में जो छोटी दुकानें होती हैं, वहां मुश्किल से जो वहां बैठा होता है दुकानदार, उसके अलावा 1 या 2 लड़के होते हैं उसकी सहायता के लिए। लेकिन ऐसे स्टोर में कम से कम आपको 15-20 लोग रखने पड़ेंगे हर स्टोर में, तो वहां पर कुछ होगी। लेकिन ये जो एक बहुत बड़ी एक तस्वीर बनाई जा रही है कि पूरी काया पलट हो जाएगी
और न जाने कितने लाखों करोड़ों की संख्या में नई नौकरियां मिलेंगी, तो इसकी संभावना मुझे कम दिखती है, क्योंकि दुनिया में कहीं पर ऐसा हुआ नहीं है। इसका फायदा अगर सिर्फ एक है एफडीआई रिटेल में, तो वो ये कि किसानों को थोड़े पैसे ज्यादा मिलेंगे और उपभोक्ताओं को वही सामान जो आज महंगे बिक रहे हैं वो थोड़े से सस्ते मिलेंगे। बिल्कुल, तो तमाम अर्थशास्त्रियों के बीच इस बात को लेकर मंथन भी जारी है कि इस एफडीआई से कितना फायदा होने वाला है। लेकिन आज जो निर्णय लिया गया है 26% की जगह 49%। धुलिया जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं जरा थोड़ा सा एफडीआई के मामले में रिटेल सेक्टर की जो बात कर रहा था, उसमें एक चीज बहुत स्पष्ट है कि ये 10 लाख की पॉपुलेशन वाले शहरों तक ही होगा। और दूसरी बड़ी बात है कि हम कितने अफसोस की बात है कि हम कहते हैं कि हमारी नौकरशाही भ्रष्ट है, हमारे यहाँ बिचौलिए सक्रिय हैं, हमारे पास भंडारण की व्यवस्था नहीं है, हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा नहीं है, जन वितरण प्रणाली हमारी अच्छी नहीं है, इसलिए हमें विदेशी कंपनियां चाहिए। तो इससे बड़ी शर्मनाक बात किसी राज्य के लिए क्या होगी, किसी स्टेट के लिए क्या होगी, किसी देश के लिए क्या होगी कि वो अपनी इन कमियों को, कि हम भ्रष्ट हैं, आप ऑनेस्ट हैं, आप हमारे किसानों को बेहतर जो है कीमत देंगे और हम बिचौलियों से ग्रस्त हैं, उनको उनसे छुटकारा नहीं पा रहे हैं, भ्रष्टाचार से लिप्त है हमारे अधिकारी, और इसलिए हम एफडीआई ला रहे हैं। ये थोड़ा सा मुझे बहुत अफसोस की बात है। इसमें थोड़ा सा सुधार की जरूरत है। इसके पीछे सोच ये नहीं है कि जो बाहर से जो व्यापारी आ रहे हैं वो बड़े महान हैं और बड़े ऊंचे विचारों वाले हैं, भ्रष्ट नहीं है। ये इसके पीछे सोच बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे सोच ये है कि कैपिटलिज्म का जो ढांचा होता है, पूंजीवाद का ढांचा, उसमें एक ही मूल मंत्र होता है, वो है प्रतिस्पर्धा। जब तक किसी व्यवसायी के ऊपर प्रतिस्पर्धा का दबाव नहीं पड़ता है, वो अपने कायदे कानून काम करने के तरीके नहीं बदलता है। तो आशा इन लोगों को ये है कि जब बाहर की कंपनियां आकर ये सारे काम करने लगेंगी, तो दबाव में आकर, चूंकि वहां अगर सामान सस्ते मिले तो उपभोक्ता वहां चले जाएंगे, तो दबाव में आकर भारतीय कंपनियां जो है वो भी वही सारे काम करने लगेंगे। और बाद में ये जो बिचौलियों की बात है कि आप कहते हैं कि अगर 5 करोड़ दुकानदार हैं तो 10 करोड़ बिचौलिए हैं, तो बिचौलियां का जहां तक सवाल है, इंश्योरेंस सेक्टर में ही आप देखिए, जब पहली बार 26% किया गया था तो काफी हाहाकार मचा था। लेकिन जो ये बिचौलिए जो हैं वो इतनी बुद्धिमानी अवश्य रखते हैं कि जैसे ही माहौल बदलता है, नए माहौल में किस तरह से व्यापार किया जाए, वो अपने आप को उस सांचे में ढाल लेते हैं। तो कल को जो सिर्फ एलआईसी एजेंट हुआ करता था, आज के दिन वो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का भी एजेंट है, आज के दिन वो मैक्स न्यूयॉर्क का भी एजेंट है, और तमाम एजेंसियां उसने खोल रखी हैं। उसकी न तो नौकरी गई है, न तो उसका रोजगार बंद हुआ है। तो बात ये सारी बातें आप जी क्षेत्र में बिचौलियों का तो रहेगा ही कहीं ना कहीं मामला। तो कोई भी दुनिया में इतना मूर्ख नहीं है कि एक नए माहौल के आते ही वो बिल्कुल बेरोजगार हो जाए और उसको पता ही नहीं चले कि करना क्या है। अब तो कुछ ना कुछ तो होगा। चिंता की बात यहां पर यह है कि आप जो निर्णय लेने की जो क्षमता है, जो अधिकार है, वो आप विदेशियों के हवाले कैसे कर सकते हैं। और जैसे ही आप 50% से अधिक आप शेयर दे देते हैं उनको, तो अधिकार उनके हाथ में चले जाते हैं। ये चिंता का विषय है। बिल्कुल, बड़ा सवाल यही है कि आप निर्णय लेने का जो फैसला लेने का अधिकार है वो विदेशी कंपनियों को सौंप रहे हैं। अगर 49 और 51 हमारे हक में होते तो ये ज्यादा अच्छा रहता, बजाय 51 और 49 के। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक पर जाने से पहले कौशलेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने 7RCR से तमाम गतिविधियों के बारे में हमें बताया। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी की बात, गुजरात के सियासी गदर की। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। आधिकारिक तौर पर पुष्टि। चोरी
नरेंद्र मोदी एक बार फिर सोनिया गांधी पर दिए गए अपने उस बयान से पलट गए हैं जिसमें उन्होंने सोनिया गांधी के विदेश में हुए इलाज में सरकारी खर्चे की बात कही थी। मोदी का कहना है कि उन्होंने सोनिया की सेहत पर सवाल खड़े नहीं किए, बल्कि उनकी सरकारी यात्रा पर हुए खर्चे पर सवाल उठाया था। मैंने कल एक जनसभा में एक अखबार में समाचार आए थे, उस समाचार को लेकर के सवाल उठाया तो तूफान मच गए। मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है, मोदी को देख लेंगे, मोदी को दिखा देंगे। अरे भाई, मुद्दे का जवाब दो ना। दोस्तों का पूछना चाहता हूं, मुझे जवाब दीजिए। क्या भारत के नागरिक को दिल्ली सरकार के खजाने का खर्च कहां होता है वो जानने का अधिकार है? पिछले दिनों अपने ऐसे बयानों से नरेंद्र मोदी लगातार सोनिया गांधी पर निशाना साधते रहे हैं। माना जा रहा है ऐसा करके मोदी गुजरात विधानसभा चुनावों का ताना बाना एक बार फिर सोनिया बनाम मोदी करने की जुगत बिठा रहे हैं। लेकिन अब इलाज के लिए सरकारी खर्चे पर सोनिया गांधी के विदेश जाने की अपनी बात पर मोदी पलट गए। मोदी सफाई देने के अंदाज में कहते हैं, मैंने कभी भी सोनिया गांधी की सेहत पर सवाल खड़े नहीं किए। मैंने कभी उनकी बीमारी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने केवल सरकारी खर्चे पर विदेश यात्रा का मुद्दा उठाया और मैं अभी भी उस पर कायम हूं। भले मोदी अभी सोनिया पर लगाए गए अपने आरोपों से पलट गए, लेकिन पिछले दिनों उनके इन आरोपों ने सियासी गलियारों का पारा काफी गर्मा दिया था। मोदी ने सोनिया गांधी पर सरकारी खर्चे पर विदेश में इलाज कराने का आरोप लगाया था। मोदी ने इस पर 1880 करोड़ रुपए के सरकारी खर्चे का हिसाब किताब भी दिया था। उन्होंने एक अखबार के हवाले से ये आरोप लगाए थे, लेकिन बाद में इस अखबार ने इसकी पुष्टि करने से इनकार कर दिया। मुख्य सूचना आयुक्त ने भी मोदी के आरोपों पर सोनिया को क्लीन चिट दे दी। ऐसे में मोदी के पास अपने बयान से पलटने के अलावा कोई और चारा नहीं था। यही वजह है कि अब सोनिया के सिपहसालार भी मोदी को घेरने में जुट गए हैं। 1880 और जिसने आरटीआई की दरखास्त दी थी उसने कहा मुझे जवाब मिला है 80। तो एक बात तो वहीं पकड़ में आ गई, मोदी जी विपक्ष के नेता हैं। इतना बड़ा झूठ आप सबके सामने, इतना बड़ा झूठ, उसके बाद भी सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, उनसे नहीं पूछ रहे हैं। उनका या तो गणित बड़ा खराब है या उनकी जबान बड़ी खराब है। दरअसल मोदी पिछली बार की तरह इस बार भी गुजरात विधानसभा चुनाव का सियासी जाल सोनिया के इर्द गिर्द ही बुनना चाहते हैं। उनकी नजर दिल्ली की कुर्सी पर भी है, इसीलिए सीधे सीधे वो सोनिया पर हमला कर रहे हैं। लेकिन शायद सोनिया को इस बात का बखूबी अंदाजा है, इसीलिए इस तमाम हो हल्ले के बीच भी तो मोदी को ज्यादा तवज्जो दे रही हैं और ना ही उनके बयानों को। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो सोनिया गांधी नरेंद्र मोदी के बयानों को ज्यादा तवज्जो देते हुए इसलिए नजर नहीं आ रही हैं क्योंकि वो जानती हैं कि 2007 में क्या हुआ था। उनके एक बयान की वजह से क्या सियासी फिजा हुई थी और क्यों नरेंद्र मोदी जीते थे। और इस बार रणनीति में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है और जरूर नरेंद्र मोदी के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन परोक्ष रूप से उनका नाम नहीं लिया जा रहा है। फजल इमाम मलिक साहब आपके पास आ रहे हैं और यही जानना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी अब अपने बयानों से पलटते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? नहीं, ये तो राजनीति का चरित्र है, जहां कुछ उन पे उल्टा पड़ता है तो फिर वो अपने बयानों से पलट जाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि कई नेता मीडिया पर आरोप लगा देते हैं कि उन्होंने तोड़ मरोड़ कर मेरी बात पेश की। दरअसल ये सारा चुनाव का खेल है। गुजरात में अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया और सोनिया जाने वाली थी, इसलिए मोदी ने, नरेंद्र मोदी, उनकी नज़र दिल, जैसा आपकी रिपोर्ट में भी कहा गया कि दिल्ली की गद्दी पर, और तो उन्हें 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी है। एक तो कांग्रेस से लड़नी है और दूसरे खुद भाजपा से भी लड़नी है, क्योंकि भाजपा का एक बड़ा तबका उन्हें नहीं चाहता है कि वो दिल्ली की गद्दी की तरफ नज़र डाले। इसलिए भी मोदी ने बहुत